हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के बीच में व्याकरण के साथ साथ मैं जीके के क्वेश्चन लेकर के आना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन इस प्रकार के आए जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जिनसे हमें बिल्कुल परिचय प्राप्त करना होता है। तो आज उसी कड़ी में मैं आपके बीच में इतिहास को लेकर के आया हुआ हूँ। अब ये धीरे धीरे मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ। पार्ट वन के हिसाब से चलता रहेगा। केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वन लाइन में क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा आपके बीच में। तो आप देखिए, इतिहास है, किसका इतिहास है? भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में ये भारत को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि भारत कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा फैली हुई है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक तक भारत की सीमा फैली हुई है। और यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष कहलाता है। इस क्या कहलाता है? भारतवर्ष। इसको आर्यावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यावर्त। आर्यावर्त। आप इसके भारत के कई नाम देखेंगे। और लोगों को, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों को भारतीय, जो भारत की संतान के रूप में माने जाते थे। जम्बू द्वीप, जो जामुनों का वृक्ष होता था, उस प्रकार का द्वीप यह माना गया था। जामुन के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे। प्राचीन ईरानी लोग जो है इसको सिंधु नदी से जोड़ करके इसको हिंदू नाम दिया था। प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी जो बहती थी उसके किनारे पर लोग बसे हुए थे, तो इसको हिंदू शब्द से सिंधु को हिंदू कर दिया था। और यह एक फारसी शब्द है। यूनानी में इसे इंदे कहते हैं। यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इन्हें इंदे कहते हैं। मध्यकाल में इनको हिंदुस्तान कहा गया। इनको यूनानी में इंदे कहा गया, मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा गया, और फारसी शब्द से इनको हिंदू कहा गया था। फारसी मैंने बता दिया था पहले। इंदे से अंग्रेज इंडिया कहने लगे। इंदे से क्या कहने लगे? इंडिया। और इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा और दक्षिण में द्रविड़ परिवार का बाहुल्य, जो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं के अंतर्गत आती हैं। और दक्षिण में द्रविड़ का बाहुल्य है, द्रविड़ भाषा बोलने वालों का। और इतिहास को देखिए तीन भागों में बांट करके, इतिहास को तीन भागों में जो पहली बार बांट करके जिनका जिन जर्मन इतिहासकार ने कहा था, बांटा था, उसको क्रिस्टोफ सेलिगस कहते हैं। उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलिगस। इन्होंने इतिहास को तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया था। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा था, और इनका नाम है क्रिस्टोफ सेलिगस। और देखिए, किसी भी देश के इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वहां की स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे भारत देश के इतिहास को जानना है तो निश्चित रूप से इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिल पाए हैं। यह स्रोत है धर्म ग्रंथ के आधार पर, ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर। धर्म ग्रंथ जो हमारे यहाँ पर वेद, उपनिषद, जो भक्तिकालीन जो काव्य रखे, महाकाव्य लिखे गए, इनके आधार पर, जो धर्म ग्रंथ है यहाँ के, उनके आधार पर, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर इनका स्रोत जो बनाया गया है इतिहास को जानने के लिए। और विदेशियों का जो विवरण, जो विदेशी आए गए और उन्होंने क्या कहा, इसके आधार पर। और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, पुरातत्व वालों ने जो साक्ष्य दिया है ताम्रपत्र पर, चाहे पत्रों पर, जो भी इन्होंने लकड़ी के छाल पर जो लिखे गए, या अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर इन्होंने लिख करके जो चीजें रखी हुई हैं, जो हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग में रखा हुआ है सुरक्षित, उनके आधार पर हम निश्चित रूप से इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम आते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ को बांट करके हम देखेंगे धर्म ग्रंथ कौन कौन से किस तरह से हैं, और उन धर्म ग्रंथों की क्या औपचारिकता रही है, और उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ पर हम बात करेंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। आप जानते हैं वेद, और वेद जो है यह चार वेद रहे हैं, आपको पता है, सीरियल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज सबसे पहले आप इनको जान लें कि भारत के नाम कौन कौन से लोगों ने कहा था। तो आर्यावर्त इनका नाम है, और यह भारतवर्ष के नाम से भी जाना गया है। लोग, यहाँ के लोगों को भारतीय और भारत की संतान कहा गया है। जम्बू द्वीप भी कहा गया है, जामुनों के वृक्षों का द्वीप है। प्राचीन ईरानी लोग इसे सिंधु नदी से हिंदू कहने लगे हैं, जो फारसी शब्द हिंदू है।
और यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे। इनके आधार पर ही इसे अंग्रेजों ने इंडिया कहा था। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया है। और इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं जो और दक्षिण में द्रविड़ का इन सभी का बाहुल्य रहा है। और इतिहास को तीन भागों में बांटने का कार्य जो जर्मन इतिहासकार ने किया, क्रिस्टोफ सेलिदस हैं। क्रिस्टोफ सेलिदस और स्रोत जो हमारे इतिहास के स्रोत रहे हैं वो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। तो धर्म ग्रंथ में मैंने आपको पहले बताया कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। और वेद भी चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारत के इतिहास के क्रम में, उसमें बताया था कि धार्मिक आधार पर भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो उसी की कड़ी में आप देखेंगे वेद जो है, वेद के संकलन करता है। मैं वेद की बात कर रहा था। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। यह सब क्रम पूछा जाता है, निश्चित रूप से एग्जाम में आते रहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, फिर उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद के जो वेद के संकलन करता है, इसे महर्षि कृष्णद्वैपायन को कहा गया है कि वेद को संकलन करने वाले। दरअसल यह जो वेद होते थे, यह बोल करके सुनाने की प्रक्रिया थी। यह बोल करके बताया जाता, पढ़ाया जाता था और इसे लिखित में नहीं रखा जाता था। बाद में इसको लिखित में जितना स्मरण हो पाया सबने रखा। तो उसी कड़ी में देखिए, आप पहले नंबर पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है ऋचाओं को के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। हमने देखा इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट लाइन लेके आ रहा हूँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। 10 मंडल हैं इसमें ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं, 1028, 1028 और 10,462 ऋचाएं। 10,462 ऋचाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। ऋचाओं को पढ़ने वाले जो कहलाते हैं होत्री। जो ऋचाएं पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सवित्री मतलब सूर्य देवता। सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है और यह सूर्य को समर्पित है। देखिए, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? सोम देवता का। अब दूसरे नंबर पे आते हैं यजुर्वेद। पहले नंबर पे थे ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद। जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं उन्हीं को क्लियर करना चाह रहा हूँ। यजुर्वेद दूसरा नंबर है। इसको सस्वर पाठ के लिए, मंत्र तथा बलि के अनुपालन के लिए जो नियम बनाए गए थे, उस नियमों का जो है नियमों का यह संग्रह है, उसको यजुर्वेद कहते हैं। सस्वर पाठ के लिए, मंत्र तथा बलि के अवसर पर, बलि के अनुपालन के लिए जो बलि के अनुपालन के लिए नियमों का एक संग्रह है, इसे यजुर्वेद कहते हैं। संकलन यजुर्वेद है और पाठक कर्ता जो हैं यह अध्वर्यु हैं। कौन है? पाठक कर्ता अध्वर्यु हैं। यज्ञ के नियमों का विधि विधान इसमें है और गद्य एवं पद दोनों में है। यह पहला ऐसा है जो वेद जो इसमें गद्य एवं पद दोनों है। तीसरे नंबर पे आते हैं सामवेद में। यह गान के रूप में जाना जाता है, इसको गाया जाता है और साम का अर्थ ही गान है। साम का अर्थ क्या है? गान। यज्ञों के अवसर पर इसका पाठ किया जाता है। इसकी ऋचाओं का जो है पाठ किया जाता है। पाठक कर्ता इसके उद्रात्री हैं। पाठक कर्ता कौन है? जो पढ़ने वाले लोग हैं, उद्रात्री हैं। और संकलन ऋग्वेद के आधार पर है। संकलन क्या है? ऋग्वेद के आधार पर है। इसमें 1810 सूक्त पाए जाते हैं। कितने? 1810। कितने सूक्त पाए जाते हैं? यजुर्वेद में नहीं, सॉरी, आप यहाँ मत लिखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सामवेद में 1810 ऋचाएं। 1810 सूक्त हैं, ऋचाएं हैं और यह प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का
जनक कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए आप कि वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। और इसमें 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। तीसरे मंडल में सवित्री देवता यानी सूर्य देवता को समर्पित एक गायत्री मंत्र का भी बहुत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए जाना जाता है। इसमें मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के लिए इसका पाठ किया जाता है। इसका संकलन यजुर्वेद है और पाठककर्ता इसके अध्वर्यु हैं। इसके पाठककर्ता अध्वर्यु हैं और इसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री कहते हैं। और यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान इसमें गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद। सामवेद में इसमें क्या है, 1810 ऋचाएं हैं। सामवेद का मतलब, साम का मतलब गान होता है। यह यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। पाठककर्ता उद्रात्री। पाठककर्ता कौन है? उद्रात्री हैं। संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक। देखिए बच्चों, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें 731 मंत्र हैं। 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र, 6000 पद्य हैं। शाकल शाखा, देखिए इसमें जो हमारी चीजें हैं, शाकल शाखा क्या है? ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। और यजुर्वेद के जो पाठ किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब ध्यान रखिए, शाकल शाखा ऋग्वेद की एक जीवित शाखा के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 रूपों में डिवाइड किया गया, माध्यम दिन और काण्व के रूप में। माध्यम दिन और काण्व। शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखाएं, माध्यम दिन एवं काण्य, तथा कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। ध्यान रखें, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को माध्यम दिन, काण्व, माध्यम दिन और काण्व। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। यह आपको याद करा रहा हूं, इसमें सीधे सीधे याद हो जाएगा। आप परिचय प्राप्त कर लेंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। सामवेद में देखिए आप, कौथुम, राणानीय, कौथुम इनकी जो शाखा है सामवेद की, कौथुम, राणानीय, जैमिनी या तवलकार। कौथुम, राणानीय, जैमिनी या तवलकार। कौथुम, राणानीय, जैमिनी है, बस 3 ही है। कौथुम, राणानीय, जैमिनी। जैमिनी को ही तवलकार भी कहते हैं। कौथुम, राणानीय, जैमिनी, ये किसके हैं? सामवेद के। कौथुम, राणानीय, जैमिनी। कौथुम, राणानीय, जैमिनी। और अथर्ववेद में है शौनक तथा पपलाद। अथर्ववेद में कौन से हैं? शौनक तथा पपलाद। अथर्ववेद कौन है? शौनक तथा पपलाद। तो इस तरह से आप एक बार फिर से एक बार नजर डालें। अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं, अथर्वा ऋषि हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथ में 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद की एक जीवित शाखा के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद में 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 पार्ट हैं, माध्यम दिन तथा काण्व, माध्यम दिन तथा काण्व। कृष्ण यजुर्वेद के 4 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 4 पार्ट हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्री तथा तैत्तिरीय। काठक, कपिष्ठल, मैत्री तथा तैत्तिरीय। मैत्रायणी तथा काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय। मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और सामवेद में कौथुम, राणानीय, जैमिनी या तवलकार है। कौथुम, राणानीय, जैमिनी। सामवेद में क्या है? कौथुम, राणानीय, जैमिनी। कौथुम, राणानीय, जैमिनी, ये आपके सामवेद के हैं। अथर्ववेद में शौनक तथा पपलाद। अथर्ववेद में कौन कौन है? शौनक तथा पपलाद। देखिए, इस क्रम को बढ़ाते हुए वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी, ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी, ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी, ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशिकी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ हैं, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तिरीय व शतपथ। ऋग्वेद के कौन है? ऐतरेय व कौशिकी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविश। अथर्ववेद के गोपथ। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशिकी, ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशिकी, सामवेद के तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के तैत्तिरीय व शतपथ, और सामवेद के ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के पंचविश, अथर्ववेद के गोपथ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। और 13 को मूलभूत, जो 13 है, 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। 13 उपनिषदों को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है, यह जानकारी होनी चाहिए। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषदों की संख्या पूछ देता है कभी कभी, 108 होती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबालोपनिषद में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख अगर देखा जाए तो जाबालोपनिषद में मिलता है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अगर स्मृति मानी जाए तो मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक अगर ग्रंथ माना जाए, स्मृति मानी जाए, तो वह कौन सी है? मनुस्मृति। वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, नियुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। यह 6 वेदांग है। आपके याद हो गया? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये आपको याद हो गया? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यह बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। वेदांग 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं? 18। एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वेदांग कितने हैं? 6 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। हीनयान का जो हीनयान है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु। जैन धर्म का प्रसिद्ध इतिहास जिससे जाना जाता है उसका नाम है कल्पसूत्र। जैन धर्म के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है वह है कल्पसूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त है? चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया है। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौन है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। यह मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में यह किताब, पुस्तक पूरी बात बताता है कि इसमें मौर्यकालीन इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें 15 अधिकरण है तथा 180 प्रकरणों में विभक्त है। 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। आप इनको जानते रहें। 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है, इनमें विभक्त है। कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, एकदम याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बहुत बार। जो राजाओं की नदी कहा गया है, राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी। इसमें 8 सर्ग हैं, सर्ग को तरंग कहते हैं। इसमें 8 सर्ग या तरंग हैं जो प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर में राजाओं का जो वर्णन रहा है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है इसमें। और आपको ये देखिए अष्टाध्यायी में यह पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें पहली बार लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रथम बार लिपि का प्रयोग कहाँ मिला है? अष्टाध्यायी में, पाणिनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है। एक बार फिर से देखें, वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। पुराण 18 हैं। वेदांग कितने हैं? 6। पुराण 18। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है ये क्या है? कथावस्तु।
जैन धर्म का प्रसिद्ध इतिहास किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र में। जैन धर्म का प्रसिद्ध इतिहास कौन से ग्रंथ में है? कल्पसूत्र में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। यह मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं। और 15 अधिकरण 180 प्रकरण है इसमें। कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है जो राजाओं की रिद्धि कही गई है। इसमें 8 सर्ग हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। और प्रथम बार जो लिपि का प्रयोग किसमें किया गया था? अष्टाध्यायी में किया गया। देखिए, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी उसने। कौन सी पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने? इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। इन्होंने, ये सभी यात्री जो विदेशी यात्री हैं, यह भारत में आए और उन्होंने भारत को घूम करके उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी और उसमें उसका जिक्र किया है। फाहियान जो चीनी यात्री था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये जो गुप्त नरेश थे चीनी यात्री, ये फाहियान जो आया था चीनी यात्री था। ये फाहियान चीनी यात्री था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ आया था, दरबार में आया था। और यह उस समय जब आया तो उसका मन यहाँ लगा, तो 14 वर्षों तक यह भारत में रहा है। फाहियान जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यह चीनी यात्री था। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आकर के वेनसांग ने सीयू की लिखा। क्या लिखा? कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की। इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। उसमें उसने 138 देशों का वर्णन किया है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी कौन था? आप इनसे परिचय प्राप्त अवश्य कर लें क्योंकि यह एग्जाम में कहीं कहीं पूछे ही जाते हैं। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था और यह भारत आ गया था। और इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद यानी भारत की खोज, भारत की खोज, इसका अर्थ है भारत की खोज। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज नामक पुस्तक इसने लिखा था। इब्न बतूता भी यह विदेशी यात्री था। यह अरबी में एक पुस्तक लिखा था, रेहला, जिसका अर्थ यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत को अरबी में रेहला कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत को अरबी में रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता ने लिखा था। अब आप फिर से एक बार देख लीजिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह इंडिका नामक पुस्तक लिखा था इसने। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। फाहियान जो चीनी यात्री थे, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आए थे और इन्होंने, वेनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखा जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन्होंने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद इन्होंने लिखा जिसका अर्थ है भारत की खोज। इब्न बतूता आए थे। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका अरबी भाषा में रेहला कहा गया। क्या कहा गया है? इनको रेहला कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने विदेशियों के कुछ देख लिए। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलमी भी इंपॉर्टेंट है, फाहियान भी, वेनसांग भी, अल बरूनी, इब्न बतूता। ये पूछ लेते हैं कि कब आए थे, कैसे आए थे, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा अभिलेख? देखिए, अभिलेख है और शासक हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल के समय में। ये शासक कौन थे उस समय? कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, केवल इतना संबंध याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। आइहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, आइहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त आप देख रहे हैं और आइहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, आइहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय।
मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, 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 ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन किया गया है, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, क्या कहा जाता है, इपिग्राफी। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी के अंतर्गत कहलाता है। अब इसको बार बार आप देखेंगे सुनेंगे तो निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। हाथी गुम्फा कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरिया जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है।